अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान इब्राहिम कुंबर हाज़िर है। आप देख रहे हैं IKNN। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के आजकल लाहौर के बहुत ज़्यादा ही चक्कर लग रहे हैं। गुज़िश्ता 2-3 हफ़्तों में उन्होंने कोई 4-5 मरतबा ये दौरा किया है लाहौर का। लाहौर और इस्लामाबाद में अहम जो शख्सियात हैं उनसे मुलाकातें भी हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, वज़ीर आला पंजाब जो हैं उस्मान बुज़दार, उनके गुण गाते नहीं थक रहे और उनकी जो हिम्मत बढ़ा रहे हैं। उनके हर दौरे में कोई न कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पे उनको इफ्तिताह करना पड़ता है। इसलिए उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म आजकल कई बातें वो नहीं कह भी नहीं रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि वो आजकल एक सोफ़े वाली बात नहीं कर रहे। ये नोट किया गया है कि जो बार बार वज़ीर-ए-आज़म कहते थे कि हम एक सोफ़े पे हैं, एक पेज पे हैं, वो हो सकता है कि सोफ़ा पलट ही गया है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म एक बात तसलसल से कर रहे हैं जो उन्होंने कौमी असम्बली में पहली तकरीर में की थी कि NRO नहीं दूंगा अपोजिशन को। आज भी वो वही बात कर रहे हैं। लेकिन आजकल सूरत हाल कुछ ऐसी है कि वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद NRO के जो है ना वो मांगने के चक्कर में तो NRO तो अपोजिशन कह रही है कि हम नहीं दे रहे। अच्छा, ये भी कुछ जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि कड़ा वक्त आ पहुँचा है न फ़कत वज़ीर-ए-आज़म पे, लेकिन जो उनके वसीम अकरम प्लस हैं उस्मान बुज़दार, उन पे भी कड़ा वक्त है। इसलिए तो उस्मान बुज़दार ने, हालांकि वो बहुत धीमे मजाज के शरीफ किस्म के बंदे हैं, लेकिन सूबाई काबीना का जो इजलास था उसमें उन्होंने कई वज़रा को झाड़ भी पिला दी और ये ओपन सीक्रेट जो था वो अपने सामने लाए कि मुझे पता है कि मेरे ख़िलाफ़ कौन कौन साजिशें कर रहा है। तो इस बात से तस्दीक होती है कि कुछ अनासर हैं जो साजिशें कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। वो साजिशें हैं या असल जो प्लान था उस पे जो साजिशें हुई थी उसका तदारुक है। बहरहाल कुछ गड़बड़ है जिसको ठीक करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान लाहौर के चक्कर लगा रहे हैं। उस्मान बुज़दार अपनी जो 2.25 साल की कारकर्दगी थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्म इसी बार हुए हैं। हर बार वो कोई न कोई प्रोग्राम जो है उसका इफ्तिताह करते हैं, कोई न कोई नोटिस ले लेते हैं, कहीं न कहीं जो अमलदार अफसरान हैं उनको झाड़ पिला देते हैं, कईयों को मुअत्तल भी कर दिया है। तो ये कुछ आसार इस तरह के नज़र आ रहे हैं कि कोई बैक साइड पे कोई गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है, पंजाब में क्या तब्दीली की ख़बरें हैं, पंजाब में रिप्लेस कौन कर रहा है उस्मान बुज़दार को, वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन हम फिर बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म का जो लहजा, लबो लहजा, अंदाज़ जो अपने इत्तेहादियों के हवाले से, अपनी पार्टी के हवाले से जो तब्दील किया हुआ है उसके पीछे क्या है। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म का जो मजाज या अंदाज़ था उसमें कभी किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वज़ीर-ए-आज़म अचानक इस तरह अपने मजाज और अंदाज़ में यू टर्न, वैसे तो वो सियासी जो मामलात हैं, हुकूमती मामलात हैं, इंतज़ामी मामलात हैं, उनमें यू टर्न लेना तो उनके लिए फ़ख्र की बात है। वो अलल ऐलान कहते हैं कि यू टर्न जो नहीं लेता वो बड़ा लीडर बन ही नहीं सकता। बड़े लीडर का पैमाना हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास यू टर्न लेना है। तो जब से हुकूमत में वो आए 27 माह से तकरीबन 2700 मरतबा वो यू टर्न ले भी चुके हैं। लेकिन जो आजकल की जो बात वो हम ये कहना चाहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी पता है कि ये गड़बड़ जो है वो कहाँ से हो रही है, लेकिन वो उसका इज़हार नहीं करते। इज़हार क्यों नहीं करते? इज़हार इसलिए नहीं करते कि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने इज़हार कर दिया तो ये बहुत जल्दी गड़बड़ अपने मंतक़ के अंजाम को पहुँच जाएगी। एक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये इल्म है कि जो कोरोना आया था वो उनके लिए ब्लेसिंग था, आवाम के लिए, कारोबार के लिए, मईशत के लिए, मुल्क के लिए, सारी जो पब्लिक लाइफ है उसके लिए वो एक ख़तरनाक, अंदोनाक और इंतहाई जो डेंजरस चीज़ थी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म या तहरीक-ए-इंसाफ़ हुकूमत के लिए वो ब्लेसिंग था, क्योंकि एक्सटेंशन मिल गई। कोरोना में हुकूमत को एक्सटेंशन मिल गई। एक तो कौमी ख़जाने में कुछ नहीं था, बिज़नेस में कुछ नहीं था, मईशत में कुछ नहीं था, कारोबार में कुछ नहीं था। आपके
कोई जो दावे थे बिल्कुल वो ठप हो गए थे। स्टॉक एक्सचेंज धड़ाम से बैठ गई थी। डॉलर जो है वो ऊपर चढ़ रहा था। बरामद कोई नहीं होती। रेमिटेंस में रुकावट थी। एफबीआर अपनी कलेक्शन नहीं कर रहा था। ये जो 17% कलेक्शन का ये भी कोई इसकी ये नहीं कि ये एक महीने या 15 दिन का फिगर वो दे रहे हैं और उस पर अभी जो है ना वो अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। हालांकि जो मायशी माहिर हैं वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं थी। बहरहाल जो बात ये करने की कि जो कोरोना था, उन कोरोना ने वज़ीर-ए-आज़म को और पीटीआई हुकूमत को एक्सटेंशन दे दी थी। एक्सटेंशन की हम ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि एक्सटेंशन से जो कई मामला जुड़े हैं तो हम ज़्यादा एक्सटेंशन पे बात नहीं करते। लेकिन कोरोना का जो पहला फेज़ था उसने हुकूमत में सांस फूंकी, रूह फूंकी। लेकिन ये जो दूसरा फेज़ है इस पे ये ख़बरें हैं कि ये हुकूमत की जान लेके ही छोड़ेगा। हाँ, फिर बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म की, जो ये ज़ोर दे के कह रहे हैं। कल भी लाहौर में उन्होंने कहा है कि वो अपोजिशन को एनआरओ नहीं देंगे। लेकिन हमारे प्यारे वज़ीर-ए-आज़म को कोई ये बात समझाए कि भाई एनआरओ वज़ीर-ए-आज़म नहीं दे सकते, सिविलियन सदर भी नहीं दे सकते। एनआरओ जो देते हैं वो कई दे भी चुके हैं, अब भी हो सकता है वो किसी को एनआरओ दे रहे हों। लेकिन आपके जो एनआरओ देने वाली कुव्वतें हैं वो वज़ीर-ए-आज़म को फिर उसी नहज पे छोड़ती हैं कि वो कुछ छोटे मोटे मंसूबों जो हैं उनका इफ्तिताह करें, जिस तरह आजकल आप कर रहे हैं। तो ये बात आप निकाल लें जहन से कि एनआरओ कोई आपसे आप देंगे किसी को या आपसे कोई लेगा, क्योंकि अपोजिशन तो इनकार कर चुकी है कि एनआरओ अपोजिशन खुद मान रही है कि एनआरओ वज़ीर-ए-आज़म के हाथ में ही नहीं है और ना ही वो मांगते हैं। अब बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म एनआरओ दे नहीं सकते। एनआरओ जिनको देना है उनसे क्या मामला चल रहे हैं वो अलग बहस है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद जो इस सूरत हाल में ख़ुद एनआरओ लेने के चक्कर में है। अब मैं बताऊं कि वो एनआरओ किस तरह ले रहे हैं। आपको ये 2 साल पहले ये पता था कि वज़ीर-ए-आज़म अपने अंदाज में इस तरह लचक दिखाएंगे कि वो अपने सारे इत्तेहादियों के साथ मिलके खाना खाएंगे, इत्तेहादियों की शिकायत सुनेंगे। वो अपने मजाज में इतनी लचक लाएंगे कि इत्तेहादी जितने भी हैं वो बात पे बात, शिकायत पे शिकायत करते जाएं और वो उनको सुनते रहें, उनको ढारस देते रहें, उनको तसल्ली देते रहें, उनको अश्योरेंस देते रहें कि आपके मसाइल हल हो जाएंगे, हम साथ मिलकर काम करेंगे। ये 2 साल करेंगे। ये 2 साल पहले ये वज़ीर-ए-आज़म के मजाज में नहीं था, लेकिन सूरत हाल ही ऐसी हो गई है कि अब ये वज़ीर-ए-आज़म की मजबूरी बन गई है कि वो इत्तेहादियों के साथ बैठकर उनकी न फ़कत शिकायत सुने लेकिन उनको अपनाए, उनको गले से लगाए। ये होता है इत्तेहादियों के साथ एनआरओ। अच्छा, ये तो बात वो रही जो वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इत्तेहादियों को खाने पे बुलाया था और उसमें काफ़ली नहीं आई थी। फिर वज़ीर-ए-आज़म को एक और झटका लगा, यार काफ़ली क्या कर रही है। मुनसलाई की उस दिन जो ट्वीट थी वो इंतहाई ख़तरनाक मीन्स कि एक धचके की सूरत में वज़ीर-ए-आज़म के सामने आ गई। फिर उस पर जो हुकूमती तर्जमान थे उन्होंने ये कहा कि ये अपोजिशन हुकूमत जो है वो इत्तेहादी है, इनको मनवा लेंगे, ये लेंगे। लेकिन कोई मनवा ने बहुत दूर था। दूसरे दिन वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन करना पड़ा चौधरी शाफ़ी हुसैन को, परवेज़ इलाही से रब्ता करना पड़ा, मुलाकात का वक्त मांगना पड़ा। चौधरी शुजात हुसैन साहब अस्पताल में दाखिल थे, लेकिन फिर उनकी मदाद परसी के लिए जाना पड़ा। फिर वहाँ पे क्या क्या शिकायतें उनके सुननी पड़ी। लेकिन उससे पहले जो शिकायतें थी काफ़ली की वो भी सुननी पड़ी। उस पर तमाम वज़रा को कहा गया कि आप इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दें। तो एनआरओ तो भाई इस तरह होता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये मुलाकात क्या हुई है, ये क्यों हो रही है और ये काफ़ली को मनाने की कोशिशें क्यों हो रही हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है। वो मैं आप कहानी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये बात तय कर लें कि वज़ीर-ए-आज़म की इत्तेहादियों के साथ जो अब चल रही है गले मिलने वाली जो रस्म, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को पता है कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाला है। अब इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि वज़ीर-ए-आज़म को क्यों ज़रूरत पेश आई कि वो चौधरी बरादरान के पास जाएं और उन से कहें कि यार मामलात जो हैं उनको कुछ संभालें, कुछ थोड़ा टाइम दें ताकि हम साथ मिलके ये हुकूमत कर सकें। आते हैं मुद्दे की बात पे। ये जो सारी अपोजिशन को एनआरओ न देना है, इत्तेहादियों से एनआरओ लेने, ये वज़ीर-ए-आज़म की आनिया जानियाँ, ये उस्मान बोजदार की सरगर्मियाँ
और फिर वज़ीर आज़म का नरम लहजा, इसके पीछे कहानी क्या है, इसके हवाले से ख़बर ये है कि कुछ हलके जो हैं उनकी ये कोशिश है और पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही को भी ये पैगाम दिया गया है कि भाई आप रिप्लेस कर लें उस्मान बुज़दार को। इस हवाले से वहाँ की सबसे बड़ी अपोजिशन मुस्लिम लीग नवाज़ है, उनके कुछ लीडरान तक ये बात पहुंची है कि भाई परवेज़ इलाही को तजुर्बा है, 5 साल पूरे वो पंजाब में सीएम रहे हैं, तो उस्मान बुज़दार तो किसी मतलब उनकी जो 2-2.5 साल की कारकर्दगी है वो भी सबके सामने। ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान के कानून तक भी पहुंची है, उस्मान बुज़दार के कानून तक भी पहुंची है। और ये कभी इम्कानात इस बात के हैं कि कोई ऐसा मोशन मूव किया जाए कि रिप्लेस हो जाएं, परवेज़ इलाही आ जाएं उस्मान बुज़दार की जगह पे। उससे पहले ये कुछ मामलात, ये ख़बरें इस वक्त इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी में चल रही हैं। तो ये सारी सरगर्मियाँ हम कह सकते हैं कि उसी तनाज़र में हैं और वज़ीर आज़म समझते हैं कि भाई ये मामला उस्मान बुज़दार तक नहीं रुकेगा। पीडीएम की तहरीक ज़ोरों पे है। पीडीएम को अब तो वो रवायती जो हथकंडे हैं, मूसा गिलानी को ताला चोरी के केस में गिरफ़्तार किया गया, तमाम लीडरान हैं उनके लिए कहा गया मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तमाम पे केस बनेंगे। तो पीडीएम की तहरीक ज़ोरों पे है। वहाँ अंदरून खाना से ये सूरत-हाल पैदा हो रही है कि रिप्लेसमेंट की बातें हो रही हैं। तो इमरान खान साहब को पता है कि भाई बात उस्मान बुज़दार तक रुकेगी नहीं, ये पहले पंजाब में ये तब्दीली होगी, क्योंकि ये जो खामोशी है ना, जो एक पेज वाली जो खामोशी है, इस खामोशी के पीछे कोई तूफ़ान दिखाई दे रहा है इमरान साहब को, और इसलिए वो सरगर्म भी हैं। जाराना अंदाज़ उन्होंने अपोजिशन के हवाले से अख्तियार किया है, इत्तेहादियों के हवाले से वो बिल्कुल शहद की तरह मीठे हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पंजाब के बाद अगर कोई तब्दीली आनी है तो वफाक में आएगी और मेरी रिप्लेसमेंट के तौर पे कोई लीडर, कोई कौमी असम्बली का कोई मेंबर आ जाएगा, फिर मेरे लिए क्या होगा। अब ये जो आखिरी उनके कहते हैं ना कि आखिरी वक्तों में जो सरगर्मियाँ होती हैं, ये इसी तरह की सरगर्मियाँ हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल।